Today we are starting with company's final account. कंपनीज फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या कवर करना है देख लीजिए। हमें यहां पे करना है सबसे पहला काम रिवाइज शेड्यूल 6। उसके बाद हमें देखना है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। और उसके बाद हमें देखना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। हम लोग रिवाइज शेड्यूल 6 पढ़ेंगे, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व पढ़ेंगे। शेड्यूल 6 क्या है? शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट ये प्रिस्क्राइब करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनना चाहिए, इसके फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करता है, उसे स्टडी करना है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में हम लोग को ये पढ़ना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को कंपनी कितनी रेम्यूनरेशन पे कर सकती है। अगर कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं तो क्या इनके डायरेक्टर्स को तब भी रेम्यूनरेशन दी जाएगी, ये सब कुछ पढ़ना है। क्या इसकी कोई मैक्सिमम सीलिंग है, वो देखना है। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसे इंटायरली डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या उसमें से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा तो कितना मैंडेटरी ट्रांसफर होता है, ये देखना है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं शेड्यूल 6 की। सिंस आप अभी पुराने शेड्यूल को भी नहीं जानते हो तो एक बार आपका माइंड मेकअप करने के लिए पुरानी शेड्यूल 6 क्या थी वो बात करेंगे, सो दैट आपको समझ में आए कि नई रिवाइज शेड्यूल 6 में हमें क्या पढ़ना है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं ओल्ड शेड्यूल 6 की और पैरेलली बात करेंगे इधर न्यू शेड्यूल 6 की। ओल्ड शेड्यूल 6 हमें क्या क्या देता था? ओल्ड शेड्यूल 6 हमें बताता था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और ये फॉर्मेट कैसे कैसे बताता था? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। न्यू शेड्यूल 6 हमें क्या बताता है? ये भी हमें बताता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन ये हमें कौन सा फॉर्मेट बताता है? ओनली वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट किसे कहते हैं? ये रहा टी शेप बैलेंस शीट, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। वर्टिकल फॉर्मेट कौन सा होता है? ये वाला सिंगल कॉलम अमाउंट वाला, दिस इज वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट। तो इनिशियली ओल्ड शेड्यूल 6 हमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बताता था, वो हॉरिजॉन्टल भी बताता था, वर्टिकल भी बताता था, और दोनों मेरे लिए ऑप्शनल होते थे। मतलब हम इनमें से जो चाहे जो फॉर्मेट बना सकते थे। लेकिन आज रिवाइज शेड्यूल 6 क्या कहता है? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसा होगा? ओनली वर्टिकल। अब आपके पास जो ऑप्शन था हॉरिजॉन्टल बनाने का, वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। कंपनी की बैलेंस शीट अब कैसी दिखाई देगी? ओनली वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरी बात, पुराना शेड्यूल 6 हमें बताता था मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन पीएल अकाउंट। वो हमें मैंडेटरी डिस्क्लोजर बताता था पीएल अकाउंट का, जबकि न्यू रिवाइज शेड्यूल 6 हमें क्या बताता है? ये बताता है हमें फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से देखिएगा, पहले हमें बैलेंस शीट के दो ऑप्शन होते थे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मेट से बैलेंस शीट बना सकते थे। लेकिन अब रिवाइज शेड्यूल 6 क्या कहता है कि आपको बैलेंस शीट कंपनी की ओनली वर्टिकल बैलेंस शीट। दूसरी बात
कि पहले जो ओल्ड शेड्यूल 6 था वो हमको सिर्फ पीएल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है और जिसे मैंडेटरी आपको पीएल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये बात बताता था। मतलब वो बताता था कि कुछ खर्चे और रेवेन्यू आपको अलग से दिखाने ही पड़ेंगे, नहीं तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, कुछ खर्चों को मिसलेनियस खर्चों की तरह क्लब करके एक साथ कुछ खर्चों को इकट्ठा करके एक साथ दिखा देती है। ठीक है, कहती है मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और कुछ रेवेन्यूज को मिसलेनियस रेवेन्यू करके दिखा देती है। लेकिन पुरानी शेड्यूल हमें क्या करती थी, बताती थी कि इनको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, ये खर्चे अलग से दिखाने पड़ेंगे, ये रेवेन्यूज आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अब हमें नई रिवाइज शेड्यूल 6 क्या बताती है, ये हमें फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट देती है। लेकिन अब पीएल अकाउंट का नाम भी बदल चुका है, अब इसे पीएल अकाउंट नहीं बोलते, दिस इज नाउ कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनीज के केस में नहीं बोला जाता है, अब इसे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स है, मतलब क्या क्या प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट थी। कोई फॉर्मेट नहीं होता था पीएल का, पीएल का फॉर्मेट हम अपने से बनाते थे, उसमें जीपी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, या एक तरफ सारे रेवेन्यू लिख देना है, दूसरी तरफ सारे खर्चे लिख देना है और सीधे एनपी दिखा देना है। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, आप बीच में जीपी दिखाते थे, बाद में एनपी दिखाते थे, ये सब आप अपनी स्वेच्छा से करते थे, अपनी मर्जी से करते थे। कोई फॉर्मेट नहीं था कंपनी के पीएल के लिए कि आपका पीएल ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। शेड्यूल 6 पीएल के इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स को बस बताता था, कहता था ये डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं और इसे आपको सेपरेटली प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात आपको? लेकिन अब नया शेड्यूल 6 आपको डिस्क्लोजर्स नहीं बता रहा, इनफैक्ट पूरा फॉर्मेट आपके सामने रख दिया है कि पीएल भी अब ऐसा ही बनना चाहिए। और इनफैक्ट अब पीएल का नाम भी बदल चुका है और पीएल को क्या कहेंगे कंपनीज के केस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ये बात। तो हम लोग समझते हैं कि पहले कंपनीज एक्ट के ओल्ड शेड्यूल 6 में ये डिस्क्लोजर्स वाली बात क्या थी, कंपनी किस तरीके की, शेड्यूल 6 कौन से डिस्क्लोजर्स को कहता था कि मैंडेटरी आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। वो एक आइटम बताता था ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। देखते हैं, वो कहता था कि ऑडिटर रेम्यूनरेशन को आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। और पता है कैसे दिखाना पड़ेगा, बस टू ऑडिटर रेम्यूनरेशन लिख देने से भी काम नहीं चलेगा पीएल में। हम आपको बताएंगे कि ऑडिटर रेम्यूनरेशन पीएल में कैसा दिखाई देना चाहिए। तो हम लोग ओल्ड शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं जिसमें ऑडिटर रेम्यूनरेशन के लिए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था, और वो डिस्क्लोजर कैसा होना था। ओल्ड शेड्यूल 6 कहता था कि जब भी आप अपने पीएल में टू ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन दिखाइए तो आप सीधे सीधे लमसम अमाउंट यहां पे मत लिखिएगा, उसकी बाइफर्गेशन दिखाइएगा। कहता था बाइफर्गेशन कैसे दिखाएंगे, फॉर ऑडिट, फॉर टैक्सेशन, फॉर कंसल्टेंसी, अदर, ये दिखाइएगा इंटरनल कॉलम में सारे अमाउंट, और फिर इसके बाद क्या करिएगा, बाहर ग्रॉस अमाउंट लेके आइएगा। ठीक है, ये सब डिस्क्लोजर्स क्यों मैंडेटरी होते थे, इसी डिस्क्लोजर से इस बात को समझ लेते हैं कि कंपनीज एक्ट ऐसा क्या चाहता था, इस डिस्क्लोजर से ऐसा क्या बता देना चाहता था। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करता है एजीएम में, ठीक है, और उसे कंपनी में भेजता है कि जाइए देखिए कंपनी के जितने भी खाते बही बनाए हुए हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं, कंपनी जो प्रेजेंटेशन देती है अपने अकाउंट्स का वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट करके कंपनी में भेज रहे हैं कि जाइए और हमें ये बताइए देख के कि कंपनी के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं। तो ये जो ऑडिट के लिए रेम्यूनरेशन होता है ये शेयर होल्डर खुद ही डिसाइड कर देते हैं कि ऑडिटर को कितना दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे केस में कभी कभी शेयर होल्डर कंपनी के डायरेक्टर्स को कह देते हैं कि आप देख लीजिएगा इनको कितनी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। लेकिन ऑडिटर तो कौन अपॉइंट कर रहा है, शेयर होल्डर खुद अपॉइंट कर ले रहे हैं, उसकी रेम्यूनरेशन भी शेयर होल्डर ही डिसाइड कर देते हैं। लेकिन एट टाइम्स वो शेयर होल्डर कह देते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को कि ये देख लीजिएगा कितना रेम्यूनरेशन इसे देखना चाहिए, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक की बात में शेयर होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन पता है ये सारी चीजें किससे आती हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ अरेंजमेंट विथ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के डायरेक्टर से हमारी जितनी अच्छी समझ बैठती है, जितनी अच्छी मेरी बातचीत होती है, जितना अच्छा मेरा व्यवहार होता है कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ, उतना हमें काम और मिलते जाता है। ठीक है,
हम दो किस्म की कंपनी के पीएल को बना रहे हैं, आपको इन दोनों को एनालाइज करना है, ठीक है, और आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा ऑडिटर ज्यादा अच्छा ऑडिटर है। देखिए, ये कंपनी का पीएल है जिसमें ऑडिटर की रेम्युनरेशन दी हुई है, ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। इसमें ऑडिट वाला 50,000 रुपए, टैक्सेशन का 1 लाख रुपए, कंसल्टेंसी का 2 लाख रुपया, 3,50,000 रुपया। एक दूसरी कंपनी की पीएल दे रहे हैं, इसमें कोई दूसरा ऑडिटर है, उस कंपनी के पीएल में कैसे दिखाया हुआ है, सिंस ये कंपनीज एक्ट ओल्ड रिवाइज शेड्यूल 6, ओल्ड जो शेड्यूल 6 था उसकी ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी कि आपको प्रेजेंटेशन ऐसा देना ही पड़ेगा, तो उसके तहत जो प्रेजेंटेशन हो रही थी वो ये हो रही थी दूसरी कंपनी में। ऑडिट के लिए 50,000 रुपया, टैक्सेशन के लिए निल, कंसल्टेंसी के लिए निल, और टोटल बार 50,000 रुपया। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये ऑडिटर ए है, ये ऑडिटर बी है। देखने से आपको क्या समझ में आता है कौन सा ऑडिटर ज्यादा अच्छा ऑडिटर है? सिर्फ उसकी रेम्युनरेशन देख के आपको कौन सा ऑडिटर ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है? ए ऑडिटर ज्यादा अच्छा है या बी ऑडिटर ज्यादा अच्छा है? 3.5 लाख रुपया कमाने वाला अच्छा आदमी है या 50,000 रुपया से पा रहा है ये अच्छा आदमी है? क्या मतलब होगा इसका, हम ये आपको बता दें। 50,000 रुपए की रेम्युनरेशन डिसाइड करके इसे कौन भेजा है? शेयर होल्डर, या फिर शेयर होल्डर ने कहा है इसे ऑडिट कराइए और रेम्युनरेशन आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद ये सब कुछ कैसे आया है? डायरेक्टर के साथ बात व्यवहार बना के, ठीक है। इसके पास ये सब कुछ नहीं आया है, आपको ये बताना है कि कौन इसमें से अच्छा होगा। इसने बात व्यवहार बना के इतना कुछ और जनरेट किया, इसने बात व्यवहार नहीं बनाया इसीलिए इसको कुछ नहीं आया। कौन अच्छा है? देखिए, आपको प्राइमा फेसी देखने से क्या अच्छा लग रहा है कि इसने बात व्यवहार बनाया है, ये ज्यादा अच्छा है। बेसिकली देखिए ये किस तरीके से रेम्युनरेशन को ज्यादा बना पाया है। इसने ऑडिट स्टार्ट की पहले दिन, ठीक है। पहले दिन उसे 10 लाख रुपए का एक घपला दिखाई दिया, ठीक है। उसने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास वो जाता है और कहता है देखिए ये 10 लाख रुपए का घपला दिखाई दे रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है ये बताइए हमारा टैक्सेशन का काम ये दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, अगर वो टैक्सेशन का काम भी आपको दे दिया जाए, उसकी रेम्युनरेशन 1 लाख रुपए होती है तो आपको कैसा लगेगा? तो पता है वो ऑडिटर क्या करता है? कहता है कहां गया वो घपला, पीछे अंदर दबा लेता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी की गलती को उजागर करते हो तो ऐसे में क्या होता है, सामने वाला आपको ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और मैनेजमेंट से हमको टैक्सेशन का 1 लाख रुपया, कंसल्टेंसी का 2 लाख रुपया कैसे मिल रहा है? पता है, फिर अगले दिन अकाउंट्स में फिर कोई दूसरा घपला दिखाई देता है मैनेजमेंट का। फिर से हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं और मैनेजमेंट से कहते हैं देखिए यहां 15 लाख रुपया आप लोग गबन करके बैठे हुए हो। तो मैनेजमेंट हमसे कहती है कि ये बताइए कि अगर 2 लाख रुपए का कंसल्टेंसी का आपको काम दे दिया जाए तो क्या बुराई है उसमें? तो हम कहते हैं नहीं नहीं दे दिया जाए, और जो गबन वाली बात होती है उसको क्या करते हैं, हम गबन कर देते हैं, ठीक है, मतलब दबा देते हैं। तो पता है एक ऑडिटर ये सारी रेम्युनरेशन कैसे बनाता है? मैनेजमेंट से बात व्यवहार बना के। और मैनेजमेंट से बात व्यवहार कैसे बनता है? जब आप मैनेजमेंट की गलतियों पे पर्दा डालते जाते हो, मतलब कंपनी में जितने फ्रॉड हो रहे हो उनको होने देते हो, तब आपका मैनेजमेंट से बात व्यवहार बनता है। और जो मैनेजमेंट की गलतियों को निकालते रहेगा, एमडी आपने चोरी की है ये हम रिपोर्ट कर देंगे, तो वो बात व्यवहार बना पाएगा? नहीं, उसका हाल ये होता है, ठीक है, ये उसे और कुछ नहीं मिलता। तो पता है ये जब पीएल अकाउंट शेयर होल्डर देखते हैं तो देख के समझ जाते हैं कि ऑडिट कितनी अच्छी हुई है। ये देख के आपको समझ में आ रहा है ऑडिट कितनी अच्छी हुई है? समझ में आ रहा है कि जब जब गलती निकल रही होगी तो इसको एक नया काम मिलते जा रहा था। और यहां पे देख के हमें समझ में आ रहा है कि ऑडिट कितनी अच्छी हुई है। इसको एक भी काम नहीं मिला है, इसका मतलब है इसने सारी गलती को रिपोर्ट किया है और मैनेजमेंट की बात को वो नहीं मान रहा था, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव भी कंपनीज एक्ट का यही था। आपको डिस्क्लोजर्स कुछ इसीलिए बताए जाते थे कि ये मैंडेटरी हैं, इसलिए क्योंकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस उस डिस्क्लोजर को देख के सारी बातों को समझ जाता था, ठीक है। तो पहले पीएल का कोई फॉर्मेट नहीं था ओल्ड शेड्यूल 6 में, लेकिन अब पीएल का फॉर्मेट है।
ठीक है। और आज के इस नए फॉर्मेट में भी ये डिस्क्लोजर बना हुआ है, यानी पहले तो सिर्फ डिस्क्लोजर्स हुआ करते थे, पीएल का कोई फॉर्मेट नहीं प्रिस्क्राइब था, हमें जैसे मन करता था वैसे बनाते थे, बस हमें ओल्ड शेड्यूल 6 ये कहता था इतने आइटम को आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा पीएल अकाउंट नहीं कहता, इसका फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है और अब इसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये बात ओल्ड शेड्यूल 6 में शेड्यूल्स हुआ करते थे, मतलब अगर बैलेंस शीट में आपके पास शेयर कैपिटल है एंड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम क्या करते थे, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी है वो तो लिख देते थे और उसकी अलग से एक शेड्यूल बनाते थे और उस शेड्यूल में बताते थे कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल और कितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस लिख देते थे, सीधे टोटल कितनी है, और एक शेड्यूल बनाया करते थे, उसमें बताते थे कि रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, पीएल कितना है एंड सो ऑन, ठीक है। यानी आप बैलेंस शीट की फिगर्स को तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते थे, उसके अंदर की क्लासिफिकेशन जो होती थी उसे अलग से हम शेड्यूल बनाते थे और उसमें लिखा करते थे। आज भी ये शेड्यूल बनाए जाते हैं और एग्जैक्टली वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे पहले बना करते थे, लेकिन अब उन्हें शेड्यूल्स नहीं कहा जाता, उन्हें नोट्स टू अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। ये बात तो पहले जिसे हम शेड्यूल्स कहा करते थे उसे अब शेड्यूल्स नहीं कहा जाता, उसे अब नोट्स टू अकाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम आपको बताते हैं कि नोट्स टू अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर, हमने किसी एक के लिए आपको बताया शेयर कैपिटल का नोट्स नंबर 1 है, हमने नोट्स की शेयर कैपिटल की शेड्यूल बनाई, लेकिन अब शेड्यूल को शेड्यूल नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट की पहली नंबरिंग हम लोग किसको दे दी है, शेयर कैपिटल को, ठीक है। तो दूसरी किसको होनी चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस को, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर सिर्फ एक ही रिजर्व है, तो अब हमें उसे शेड्यूल बनाने की तो जरूरत है नहीं, हमको बाइफर्गेशन तो लिखना नहीं है, बस एक ही रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व ही है, तो हम सीधे सीधे उसे बैलेंस शीट में लिख देते हैं और उसकी कोई भी नोट्स नंबरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम होगा हम क्या करेंगे, उसी को सेकंड नंबर दे देंगे, बात कर लेंगे अभी डिटेल में फिर से इसकी। तो पहले जो शेड्यूल्स हुआ करते थे, आज वो शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन अब उसे शेड्यूल्स नहीं कहते हैं, उसे नोट्स टू अकाउंट कहते हैं। पहले इनफैक्ट फुटनोट्स भी हुआ करते थे, फुटनोट सुना है कभी, हाँ, बैलेंस शीट के नीचे दो छोटी सी बात लिख देते थे, ठीक है, उसे कहते थे फुटनोट्स। जैसे लग रहा था छिपा के लिख रहे हैं, चोरी से लिख रहे हैं, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में बैलेंस शीट के नीचे कुछ बातें लिख देते थे, फुटनोट्स। आज ये चीज खत्म हो चुका है, अब फुटनोट्स नहीं होते हैं, ठीक है, अब सिर्फ नोट्स टू अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट के नीचे जो छोटी मोटी दो चार बातें लिख देते थे, अब कोई छोटी मोटी बातें नहीं लिखी जाती हैं। जनरली फुटनोट्स में आप क्या लिखते थे, पहले कंटिंजेंट लायबिलिटीज, आप पहले कंटिंजेंट लायबिलिटीज को लिखते थे, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए भी आपको क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो हम सारे शेड्यूल्स के लिए हम पहले शेड्यूल्स बनाते थे, फुटनोट्स भी लिखते थे और नोट्स टू अकाउंट भी बनाते थे। अब ये सब कुछ खत्म और कुल मिला के सिर्फ एक चीज होगी, क्या होगा, नोट्स टू अकाउंट। पुरानी वाली तीन चीजें, शेड्यूल्स, फुटनोट और नोट्स टू अकाउंट, पुरानी वाली ये तीन चीजें मिलके आज नए में क्या है, ओनली एंड ओनली नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। ये बात चलिए, विद दिस वी आर स्टार्टिंग विथ कंपनीज फाइनल अकाउंट। सबसे पहले देखने जा रहे हैं रिवाइज शेड्यूल 6 को। Content of revised schedule 6. General instruction for preparation of balance sheet and statement of profit and loss of a company. Preparation of balance sheet आपको बताया जाएगा यहां पे, और क्या बताया जाएगा, statement of profit and loss। पहले profit and loss account बोला जाता था और अब बोला जाता है statement of profit and loss। Form of balance sheet only vertical format। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड शेड्यूल 6 हमें वर्टिकल फॉर्मेट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बताता था, ये रहा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट टी शेप्ड, और वर्टिकल फॉर्मेट दोनों बताता था, और ये ऑप्शनल हुआ करते थे।
इसलिए पता है आप हमेशा अभी तक बैलेंस शीट कौन सी बनाते थे कंपनीज की भी, आप हमेशा ज्यादातर हॉरिजॉन्टल ही बनाते थे, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजियर होता है बनाना एज कंपेयर टू दिस बैलेंस शीट। और अभी तक ये ऑप्शनल हुआ करता था, आप जो चाहे जो बना सकते थे। हालांकि पुरानी शेड्यूल 6 में भी वहां पे लिखा हुआ था कि आपको हम सजेस्ट करते हैं, रिवाइज शेड्यूल 6 हमें सजेस्ट करता था, कहता था कि आपको रिकमेंड करता था कि आप वर्टिकल फॉर्मेट बनाइए। वहां पे भी ये बात पहले भी लिखी थी कि हम आपको ऑप्शन देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बैलेंस शीट की, लेकिन आपको रिकमेंड करते हैं कि आप क्या बनाइए, वर्टिकल। तो रिकमेंडेशन कौन मानता है, हमको जो ठीक लगता था वो बनाते थे, ठीक है। तो हम रिवाइज शेड्यूल 6 ओल्ड शेड्यूल 6 के रिकमेंडेशन को नहीं मानते थे और हमेशा नॉर्मली हॉरिजॉन्टल बनाते थे। आज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हैज गॉन अवे, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जा चुका है और आज सिर्फ क्या है आपके पास, वर्टिकल फॉर्मेट। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ओनली वर्टिकल फॉर्मेट विद जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट पार्ट 1। तो रिवाइज शेड्यूल 6 का पार्ट 1 है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और कौन सा फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट। द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ बैलेंस शीट अंडर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट हैज बीन डन अवे विथ। जो आपको पहले ऑप्शन मिलता था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। ऑप्शन ऑफ ओनली वन फॉर्मेट दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट इज नाउ अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अर्लियर जिसे कहा जाता था पीएल अकाउंट, नाउ इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बताया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की भी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हालांकि पुरानी शेड्यूल हमें प्रिपरेशन के तरीके नहीं बताती थी, बस कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करती थी। जनरल फॉर्मेट डज नॉट अप्लाई टू, ये जो शेड्यूल 6 का फॉर्मेट आप पढ़ने जा रहे हो ये कहां कहां अप्लाई नहीं करेगा। द जनरल फॉर्मेट डज नॉट अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। कहता है वो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और एनी अदर कंपनी गवर्न बाय ए सेपरेट एक्ट, और वो सभी कंपनी जो एक सेपरेट एक्ट से गवर्न होती हैं उन पे रिवाइज शेड्यूल 6 ये आपका अप्लाई नहीं करेगा। इनफैक्ट पुरानी शेड्यूल 6 भी अप्लाई नहीं करती थी। शेड्यूल 6 उन्हीं कंपनीज पे अप्लाई करती है जिनके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। वेयर अ फॉर्म हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर दैट एक्ट, अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई स्पेशल एक्ट बना हुआ है और वो स्पेशल एक्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पीएल बताएगा, तो ऐसे में शेड्यूल 6 उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक्स नामक कोई कंपनी है जिसके ऊपर एक स्पेशल एक्ट लगता है, लेकिन वो स्पेशल एक्ट बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट नहीं बताता है, तो उस पर भी शेड्यूल 6 लगेगा। शेड्यूल 6 कहां नहीं लगेगा, शेड्यूल 6 उन कंपनीज पे नहीं लगेगा जिनके ऊपर एक स्पेशल एक्ट लगता है और स्पेशल एक्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल बताता है, ठीक है। इनफैक्ट स्पेशल एक्ट के तहत बनी हुई सिर्फ यही 3 कंपनीज हैं ही और एनी अदर कंपनी है भी नहीं। ये बात जरूर लिखी हुई है शेड्यूल 6 में, लेकिन अभी एनी अदर कंपनी है भी नहीं। इनफैक्ट देयर आर ओनली 3 कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। यही 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर स्पेशल एक्ट बना हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये तीनों एक्ट अपना अपना बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। सिंस ये तीनों कंपनीज ही अपनी अपनी पीएल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट देते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये शेड्यूल 6 अप्लाई नहीं होता है। तो देयर आर ओनली 3 कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज, जिनके ऊपर स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी का स्पेशल एक्ट क्या है, आईआरडीए, बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट। इन तीनों के अलग अलग एक्ट बने हुए हैं और ये तीनों ही एक्ट बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट भी बताते हैं, इसलिए इनके ऊपर शेड्यूल 6 अप्लाई नहीं होता है। नाउ डिस्क्लोजर्स, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो हमें डिस्क्लोज करने होंगे इनकी प्रिपरेशन के दौरान। द रिवाइज्ड शेड्यूल 6 हैज एलिमिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल। अब शेड्यूल्स नहीं बना करते हैं एंड सच इंफॉर्मेशन इज नाउ टू बी फर्निश्ड इन द नोट्स टू अकाउंट। और अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहां दिखाना होगा, नोट्स टू अकाउंट में। शेड्यूल्स क्या चीज होती है एक बार देख लेते हैं। दिस इज माई बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद लिखा हमने रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में कई सारे आइटम हैं, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस की हम एक शेड्यूल बना देते हैं। उस शेड्यूल में क्या लिखेंगे हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड सो ऑन। जितने भी रिजर्व हैं इन सब के अमाउंट की टोटल करते हैं और इस टोटल को उठा के कहां डाल देते हैं, यहां बैलेंस शीट में डाल देते हैं, ठीक है। पहले ये जब प्रिपरेशन की जाती थी तो इसे शेड्यूल की नंबरिंग दी जाती थी, ठीक है। यहां पे हम पहले लिखा करते थे शेड्यूल नंबर, लेकिन अब शेड्यूल नंबर नहीं लिखते, अब क्या लिखते हैं, नोट्स नंबर।
ठीक है, काम वही करना है। अब शेड्यूल नहीं बोला जाता, अब नोट्स टू अकाउंट बोला जाता है। अब सिर्फ एक ही चीज, बैलेंस शीट और पीएल के बाद एक ही चीज होती है, दैट इज नोट्स टू अकाउंट। कोई भी बात आपको चोरी छिपे बैलेंस शीट के नीचे भी नहीं लिखनी है, मतलब फुटनोट नाम की चीज नहीं होगी, और हर बात नोट्स टू अकाउंट में ही होगी। क्या इनके नंबर्स स्पेसिफाइड है कि एक नंबर इसी का होगा, 2 नंबर इसी का होगा, 3 नंबर इसी का होगा? ऐसा नहीं है। जबकि आपको पता है ये जो स्पेशल एक्ट है, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इनके शेड्यूल्स के नंबर स्पेसिफाइड होते हैं कि इसी का 1 नंबर, इसी का 2 नंबर, इसी का 3 नंबर। इनकी ये कोई स्पेसिफिकेशन पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। पहले भी ये स्पेसिफिकेशन नहीं थी, आज भी ये स्पेसिफिकेशन नहीं है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद कोई तीसरा आइटम यहां है, कोई चौथा आइटम यहां है। तो क्या ये ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 ऐसा होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास सिर्फ एक ही रिजर्व है, तो क्या रिजर्व एंड सरप्लस की शेड्यूल बनाने की, नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो हम इसको 2 नंबर नहीं डालेंगे, इसका 2 नंबर डाल देंगे, तीसरे आइटम का, इसका लिस्ट बना देंगे। अब चौथे आइटम में सिर्फ एक ही आइटम है, इसके अंदर कोई लिस्ट नहीं है, तो जरूरत नहीं है इसकी भी हमें नोट्स बनाने की। हम अब जो इसके बाद वाला आइटम होगा इसका क्या करेंगे? 3 नंबर बना देंगे। ठीक है ये बात। तो इसके जो नोट्स नंबर होते हैं ये स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, ये आप अपने हिसाब से डालते हो, जिसकी जिसकी आपको डिटेलिंग करनी होती है वो नंबरिंग डाल दी जाती है। ठीक है ये बात। प्रपोज्ड डिविडेंड, देखिए क्या इशू है प्रपोज्ड डिविडेंड का, पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर यहां पे पढ़ते हैं हम लोग। शेड्यूल 6 ये कहता है कि कोई भी आइटम जो ऐसा है कि बैलेंस शीट डेट के बाद आया था, वो आइटम बैलेंस शीट डेट पे नहीं होना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट में आप उन आइटम्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो जो आइटम आपके पास बैलेंस शीट डेट के बाद आते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड एक ऐसा आइटम है। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रपोज कब किया जाता है? सपोज दिस इज द फाइनेंशियल ईयर एंड, ये फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है। तो इसके बाद जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे देना चाहिए। इसी दिन डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, और पता है इस डिविडेंड प्रपोज को हम उठा के कहां डाल देते हैं? इस बैलेंस शीट में डाल देते हैं। शेड्यूल 6 ये कहता है कि बैलेंस शीट डेट तक की बात ही बैलेंस शीट में होनी चाहिए, कोई भी बात जो बैलेंस शीट डेट के बाद होगी वो बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। मतलब शेड्यूल 6 सीधे सीधे मना करता है कि आप प्रपोज्ड डिविडेंड को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हो। लेकिन अकाउंट्स के लिए सुप्रीम अथॉरिटी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंट्स के लिए सबसे ऊपर क्या है? एएस। अगर कोई भी बात एएस और कंपनीज एक्ट कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग पार्ट पे कोई एक बात कहता है और एएस अकाउंटिंग के बात पे कोई दूसरी बात कहता है, और दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो कौन जीतेगा? एएस जीतेगा। अकाउंट्स के लिए सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का झगड़ा किसी से भी हो जाएगा तो जीतेगा कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये आपके एडवांस अकाउंटिंग में है। बस इसकी बात हमें करनी पड़ेगी सिर्फ प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एएस 4 है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मतलब कंटिंजेंसी और इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है। इसके लिए वो क्या बात करता है? कहता है जो भी इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद होता है, बैलेंस शीट डेट के बाद का मतलब कितना बाद? अगर यहां पे ये फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग, ये फाइनेंशियल ईयर का एंड, तो बैलेंस शीट डेट यही है। बैलेंस शीट कहां पे बनती है? फाइनेंशियल ईयर एंड पे। ये बैलेंस शीट डेट है। एएस 4 है कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। वो इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है, कब तक? बैलेंस शीट क्यों एक बनाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पे साइन करते हैं और ऑडिटर को कहते हैं लीजिए अब इसकी ऑडिट शुरू कीजिए। पता है ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? अदरवाइज मान लीजिए बैलेंस शीट बना के ऑडिटर को दे दिया जाता है और ऑडिटर उस पर ऑडिट स्टार्ट कर देता है। ऑडिटर कई सारी 10-20 गलतियां निकाल देता है, उसके बाद कहता है देखो इतनी सारी गलतियां, तो कंपनी का डायरेक्टर कहता है वो कौन सी बैलेंस शीट पे ऑडिट करने लग गए, इससे तो मेरा बच्चा खेल रहा था।
ठीक है, ये तो हम उसको क्लास 12th में एग्जाम देने वाला है, उसको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करा रहे थे इस पे। तो ये वाली बैलेंस शीट थोड़ी ना है, ये लो दूसरी बैलेंस शीट पकड़ो, ये वाली ऑडिट करनी थी। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ऑडिटर जब भी ऑडिट के लिए बैलेंस शीट पकड़ता है तो पहले उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बैलेंस शीट पीएल को साइन करके पकड़ा देंगे ऑडिटर को। ठीक है, तो 31 मार्च की ये बैलेंस शीट है, उसके एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब ये बन के तैयार हो जाएगा, 31 मार्च की बैलेंस शीट 31 मार्च को भी नहीं बनती, वो तो उसके बाद बनेगी। जब बनेगी कुछ दिन बाद फिर बीओडी उसे देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसे अप्रूव कर देंगे। अब ऑडिटर का काम इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, इतने दूर के इवेंट को कहा जाता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट से लेके किस दिन तक, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस बैलेंस शीट पे साइन करते हैं, इतने समय के बीच में अगर कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट को कहा जाता है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ये बात। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन टू AS4, हम लोग AS4 पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ आपको प्रपोज डिविडेंड समझाना चाहते हैं। बताइए क्या प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड प्रपोज क्या इसी दौरान किया जाता है कि नहीं? डिविडेंड प्रपोज भी इसी दौरान किया जाता है। तुरंत जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके कुछ दिन बाद डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और डिविडेंड प्रपोज कर दिया जाता है। अब ये AS क्या कहता है? कहता है कि अगर इस दौरान कोई इवेंट हुआ था जिसके बारे में आपको सपना बैलेंस शीट डेट पे आ सकता था, अगर इस दौरान कोई इवेंट हुआ है जिसका सपना आपको बैलेंस शीट डेट पे आ सकता था, मतलब जिसके बारे में आप बैलेंस शीट डेट पे सोच सकते थे, वो आइटम बैलेंस शीट पे इंक्लूड की जाएगी। अगर इस दौरान ऐसा कोई इवेंट होता है जिसका सपना आपको बैलेंस शीट डेट पे भी आ सकता था, मतलब कि बैलेंस शीट डेट पे ये बात हम सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है, अगर आप ऐसा कुछ बैलेंस शीट डेट पे सोच सकते थे तो बैलेंस शीट में वो आइटम इंक्लूड किया जाएगा। अगर इस दौरान ऐसा कोई इवेंट होता है जिसके बारे में इस दिन नहीं सोचा जा सकता था, हम बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर ये नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इतने समय में, तो ऐसे आइटम को आपको बैलेंस शीट में डालने की जरूरत नहीं है। बताइए इस दौरान एक आइटम हुआ है क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या इसके बारे में बैलेंस शीट डेट पे सोचा जा सकता था? अरे बिल्कुल मालूम था, बैलेंस शीट डेट पे हमको मालूम था कि अब 4 दिन बाद मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज होगा, ये बात हमको बैलेंस शीट डेट पे पक्का मालूम थी। सोचा जा सकता था सिर्फ इतनी बात नहीं है, पक्का मालूम थी। ठीक है, इस दौरान ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसके बारे में अगर बैलेंस शीट डेट पे सोचा जा सकता था तो आपको उस आइटम को बैलेंस शीट में इंक्लूड करना पड़ता है, ये बात कहता है AS4। इसीलिए पता है बैलेंस शीट में हम प्रपोज्ड डिविडेंड को दिखाते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में इसी वजह से दिखाया जाता है। अब शेड्यूल 6 क्या कहता है इसकी बात? शेड्यूल 6 कहता है कि जितना आइटम बैलेंस शीट डेट तक का है, बैलेंस शीट में सिर्फ उतनी चीज आएगी। दुनिया भर की बात बैलेंस शीट डेट के बाद हो रही है, वो सब बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। तो एक आइटम प्रपोज्ड डिविडेंड वाला कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी शेड्यूल 6 में इनफैक्ट किसी भी चीज से अगर AS से वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हमेशा जीतेगा कौन? AS जीतेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे सुप्रीम है फॉर अकाउंटिंग, AS सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें उसके नीचे हैं। इसलिए शेड्यूल 6 के मना करने के बावजूद भी प्रपोज्ड डिविडेंड आप दिखाओगे कि नहीं? दिखाओगे। ठीक है, ये बात। तो आपको हम जो फॉर्मेट अभी पढ़ाने जा रहे हैं, इस फॉर्मेट में प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्यों नहीं लिखा हुआ मिल रहा है? क्योंकि शेड्यूल 6 तो मना कर रहा है ना, लेकिन फिर भी आप अपने एग्जाम में शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओगे, प्रपोज्ड डिविडेंड लिखोगे कि नहीं? लिखोगे। हालांकि इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो हम आपको प्लेसमेंट भी बताएंगे कि उसे आपको कहां बैलेंस शीट में प्लेस करना है। प्रपोज्ड डिविडेंड हम दिखाएंगे किस बात को मानते हुए? AS4 को मानते हुए। हम शेड्यूल 6 की बात को यहां पे नहीं सुनेंगे। Proposed dividend. Part 1 of revised schedule 6 does not require the provision for proposed dividend to be made and only desires disclosure of same in notes to account. शेड्यूल्स कहता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड को बैलेंस शीट में आप नहीं डालोगे, आप उसे क्या करोगे? डिस्क्लोज कर दीजिए नोट्स टू अकाउंट में, बस इतना बता दीजिए। वो इवेंट कोई बैलेंस शीट डेट का थोड़ी ना है कि बैलेंस शीट में उसको डाल रहे हो, ये तो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, और बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है तो नोट्स टू अकाउंट में बता दीजिए आप। ठीक है, although revised schedule 6 does not require provision for proposed dividend, however accounting standard have an overriding effect. Accounting standard supersede कर जाता है, it has got an overriding effect over revised schedule 6 and accordingly the companies will have to account for the same until revision to this effect is made in AS4.
जब तक कि AS4 को भी अकॉर्डिंगली रिवाइज न कर दिया जाए तब तक हम प्रपोज डिविडेंड दिखाएंगे। ठीक है ये बात।